माइक चेक। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को मैं एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहूंगा कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा के साथ आपकी कंप्यूटर की क्लास आज होने वाली है, जो रणभूमि सीरीज के अंदर होगी। इसमें होगी रणभूमि सीरीज के अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलने वाली है, तो हो जाइए रेडी रणभूमि सीरीज के साथ और चीजों को करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार। तो फटाफट एक बार बताइए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर है, मौजूद है, माहौल बनाने के लिए तैयार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप तैयार हैं? ठीक है यार, ये हिला दिया तुमने पूरा सिस्टम है। चलो, आप तैयार हैं? देखो, मैंने यहां पे पूरा सोच लिया है कि कंप्यूटर को इस लेवल पे पढ़ाया जाएगा कि आपको कंप्यूटर में दिक्कत ही नहीं आएगी। आपकी सुपर 30 डेज की ये सीरीज चल रही है और आज हमारा चौथा दिन है। तो बता दीजिए, शुरुआत के 3 दिन की क्लासेस आपने की है या नहीं की है, तभी आप चौथे दिन में आएंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं 1 सेकंड में आपसे बात करके बता देता हूं, क्लियर करके बता देता हूं कि भैया ये कोई आम क्लास नहीं है। यहां पे कंप्यूटर को मैं पूरी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। कंप्यूटर का फुल रिवीजन आपका होगा, फुल रिवीजन आपका होगा, फुल रिवीजन। और कंप्यूटर का जो पूरा रिवीजन होगा बेस किस पर करेगा? बेस्ड ऑन व्हिच एग्जाम, बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी। तो बेस्ड किस पर होगा उसके बारे में बता देते हैं कि सर बेस किस पर होगा। सर ये पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है आपके आरआरपी एनटीपीसी 2025, जो आपका ग्रेजुएट लेवल हुआ है। सर अभी आंसर की तो आई नहीं है, पहले कैसे बेस कर दोगे? जितने भी क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स ने बाहर आके बताए या उनको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस उनके एग्जाम में आए हैं, उन सभी के बेसिस पर चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। पीडीएफ नहीं मिलता है, जैसा मैंने कहा कि आपको इस क्लास के तुरंत बाद विद इन 20 मिनट्स आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखो यार, मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पीडीएफ इस कारण से नहीं मिल पाता, कई बार बोर्ड वगैरह मेरी क्लास अल्टरनेट होती है तो समय नहीं मिल पाता। बट पॉइंट यहां पे ये है कि चीजों को बहुत बढ़िया लेवल पर करने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए हर एक चीज को प्राइम रखा जाएगा। काइंडली आपसे बहुत विनम्र निवेदन मेरा यह रहेगा कि आप इसके फुल क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं। फुल क्वेश्चंस के नोट्स आप बनाएं, फुल क्वेश्चंस के नोट्स आप खुद से रेडी करें। सेल्फ नोट्स आप बनाएं, सेल्फ नोट्स आप बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप पीडीएफ के साथ जाएं, बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इसके अंदर शॉर्ट्स नोट्स खुद बनाएं। और जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, एक बार लाइक करके इसकी लाइकों को पहुंचा देते हैं सीधा 200 और चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी परेशानी के। यदि आप तैयार हैं तो बता दीजिए रोलेक्स, क्या हम क्लास को शुरू करें? फटाफट बताओ। याद रखना, कंप्यूटर की क्लास इस बार बहुत हैवी होने वाली है। पेपर में घूम घूम के सवाल आ रहे हैं और फिर वो घुमा रहे हैं लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें पूरा कंप्यूटर में रिवाइज कराऊंगा। वो भले ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो, आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो, या भले ही आपके कंप्यूटर की जनरेशन हो। जनरेशन कौन कौन सी है? भले ही वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाए, या फिर वो आपके पेरिफेरल डिवाइस देखने को मिल जाए, प्रिंटर देखने को मिल जाए, पेरिफेरल डिवाइस आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको देखने को मिल जाए जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। प्रिंटर्स आपको देखने को मिल जाए, कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाए, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आपको देखने को मिल जाए, या आपकी सोशल मीडिया एंड इंटरनेट आपको देखने को मिल जाए, सोशल मीडिया और इंटरनेट आपको देखने को मिल जाए, सोशल मीडिया इंटरनेट आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको देखने को मिल जाए सिक्योरिटी, या आपको देखने को मिल जाए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाए, प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको यहां पर देखने को मिल जाए वायरस एंड एंटी थेफ्ट, वायरस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको कुछ मिसलेनियस डेटा देखने को मिल जाए, जैसे शॉर्टकट हुआ, कीबोर्ड्स हुआ। तो इस सब में से क्वेश्चंस आते हैं और ये सब के सब मैं आपको कवर कराऊंगा। सिलेबस को इस तरीके से लिख देना पता है क्या दर्शाता है? याद है जी ये कि आएगा, इसलिए आपको बता रहा हूं कि चीजें बहुत प्राइम है आपकी। स्टार्ट कर रहे हैं? तैयार हो? ठीक है, चलिए। अब देखो, मैं एक बात बता दूं, पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। यह क्लास मैं आपको बता रहा हूं, यह क्लास एमसीक्यूएस क्लास है, एमसीक्यूएस क्लास है। इसके अंदर लगभग 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे। आप मुझे बताइएगा क्लास के एंड में कि कितने सवाल आपने गलत आंसर किए। अगर आप कहोगे, अच्छा बच्चे जो कह रहे हैं सर एमएस वर्ड जो होते हैं बच्चे, वो आपके उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ऑफिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ऑफिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कई सारे सॉफ्टवेयर्स के होता है, ऑफिस सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं उनको। अच्छा, यहां पे समझिएगा 60 क्वेश्चन, ये एक एमसीक्यूएस क्लास है। यदि आप कहेंगे, यदि आप डिमांड करते हैं, यदि डिमांड करेंगे तो मैं थ्योरी भी लेकर आऊंगा। डिमांड करेंगे
तो थियरी भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, थियरी आ जाएगी, आपको केवल कमेंट करनी है, आ जाएगी, आपको केवल कमेंट करनी है इस वीडियो के नीचे, वीडियो कंप्लीट होने के बाद। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, माहौल बनाते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने सवाल। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऐसा क्या चीज है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहला, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। चलो, जिसने थियरी नहीं पढ़ी है टेंशन मत लो, यहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका कुछ डेटा लेकर उसको प्रोसेस करना जानता है। अब जो कुछ भी करेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर आपका तैयार होगा। आपने जो बोला, जैसे बोला, जिस तरीके से बोला, वो उसको उस तरीके से प्रोसेस कर देगा। तो बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। पूरे के पूरे डेटा को कन्वर्ट कर लेता है इंफॉर्मेशन में, देन वो उसको बता देता है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस लिखने का यंत्र होता है। टच स्क्रीन पर लिखने के यंत्र को स्टाइलस बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में है, दिस इज स्टाइलस, ये मेरे हाथ में, इसको स्टाइलस है क्योंकि टच स्क्रीन पर लिख रहा है, ठीक है। तो टच स्क्रीन पर लिखने का, टच स्क्रीन पर लिखने का यंत्र, पर लिखने का यंत्र आपका होता है। टच स्क्रीन पर लिखने का यंत्र आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइलस, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर यह है मदरबोर्ड का हिस्सा होता है जो कि सीपीयू में लगा होता है। मदरबोर्ड का हिस्सा होता है, मदरबोर्ड का हिस्सा होता है जो लगा हुआ होता है प्रोसेसर, ठीक है। ये प्रोसेसर होता है, आईसी वगैरह इसी से बनी हुई होती है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या चीज किए जाते हैं? किस चीज को आप परिवर्तित करते हैं? कंप्यूटर प्रोसेस के थ्रू आप क्या चीज परिवर्तित करते हैं? ये सवाल आपके सामने आया है, कृपया करके इसका जवाब भी ऐसा ही आपको देना है, फटाफट बताइए। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन किसमें परिवर्तित है? थ्रू द कंप्यूटर प्रोसेस दे आर कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। तो क्या चीज जो है इंफॉर्मेशन में दी जाती है, बताइए। मतलब हुआ क्या, ये क्या है जिसको अगर हम कंप्यूटर को देंगे, यहां कंप्यूटर भाई बैठे थे, कंप्यूटर को हमने ये चीज दी, तो कंप्यूटर इस चीज को आगे करके क्या कर देगा? इसी को इंफॉर्मेशन बना देगा, इंफॉर्मेशन बना देगा। तो वो क्या होगा? यानी इनपुट कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो क्या चीज होनी चाहिए? तो दैट मस्ट बी डेटा। वो डेटा होना चाहिए, उसी को वो प्रोसेस कर सकता है, उसी को वह प्रोसेस कर सकता है। तो डेटा को ही प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई कंप्यूटर जी की जिम्मेदारी होती है कि वह डेटा को आगे बढ़ाकर क्या कर सकता है? सर, डेटा को ही प्रोसेस कर देगा और प्रोसेस करने के बाद वही चीज इंफॉर्मेशन बन जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। बाकी ऑप्शंस की बात करूं, नंबर होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट तो एक डेटा खुद एक इनपुट होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा ऐसा भाग है जो सारी की सारी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और कंप्यूटर के भाग को आगे बढ़ाता है? फटाफट बताइए। बहुत आसान है, बट बच्चे आंसर नहीं कर पाते इसका। कोऑर्डिनेटर ऑफ सीपीयू किसको कहते हैं? एक स्टेटमेंट आता है, हु इज नोन एज कोऑर्डिनेटर ऑफ सीपीयू। कोऑर्डिनेटर ऑफ सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का कोऑर्डिनेटर कौन होता है? जो पूरे मैटर को कोऑर्डिनेट करता है। एक सवाल ये बनता है, एक होता है सर कैलकुलेटर ऑफ सीपीयू किसको बोलते हैं? कैलकुलेटर ऑफ सीपीयू किसको बोलते हैं? कैलकुलेटर ऑफ सीपीयू किसको बोलते हैं, ये बताइए। मेमोरी ऑफ सीपीयू भी होती है जो रजिस्ट्री होती है। देखो, अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा, दैट इज कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट होती है जो कि आपकी कोऑर्डिनेटर ऑफ सीपीयू कहलाती है। कैलकुलेटर्स ऑफ सीपीयू आपको देखने को मिल जाता है। कैलकुलेटर ऑफ सीपीयू किसको बोलते हैं? सर, एएलयू को बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, क्योंकि ये गणना करने के लिए यही जिम्मेदार होता है, राइट। कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू करता है। देखो, अगर मैं बात करूं, मान के चलिए सीपीयू है आपका, मान के चलिए दिस इज योर सीपीयू। इफ वी से दिस अ सीपीयू, अगर मैं इस हिस्से को सीपीयू कहूं, अगर मैं इस हिस्से को सीपीयू कहूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहूं, तो इसके अंदर हिस्से कैसे हो सकते हैं? सर, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट होगा, फिर एएलयू होगा, फिर आपके रजिस्टर्स होंगे। तो रजिस्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रजिस्टर्स कई बार कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं, बट वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। सीयू जो होता है वो एक्चुअल कोऑर्डिनेटर होता है, एएलयू केवल कैलकुलेशन करता है, ठीक है जी हाँ। अगला सवाल, डेटाबेस में क्वेश्चन मार्क फील्ड्स कैलकुलेशंस करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो अगर कोई भी नंबर है डेटाबेस के अंदर, जो फील्ड नंबर होते हैं वो किस प्रकार से स्कोर किए जाते हैं, बताइए। ठीक है, चलो
फटाफट बताइए। ये डेटा जो है ये आपका एक क्वेश्चन आता हुआ है किससे सर? ये एसक्यूएल से आता हुआ क्वेश्चन। एसक्यूएल की फुल फॉर्म मुझे बताइए। एसक्यूएल से क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस अगर आपके पास है, आपके पास कोई डेटाबेस है, उसके अंतर्गत आपको नंबर्स को स्टोर करना है कैलकुलेशन के लिए, तो ये किस प्रकार के फील्ड में नियुक्त किया जाता है बताओ? तो इसमें काफी लोगों का आंसर है कि सर यह नियुक्त किया जाता है न्यूमेरिक फील्ड में। आंसर आपका सही है, हालांकि आपने तुक्का मारा है, लेकिन आप याद रखना इसको न्यूमेरिक ही बोलेंगे। तुक्का था आपका, मुझे पता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं स्ट्रिंग को, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? एक अल्फा न्यूमेरिक फीचर है स्ट्रिंग, कि अगर आपके अल्फा न्यूमेरिक नंबर है तो वो किस में स्टोर किए जाएंगे? वो स्ट्रिंग में नियुक्त किए जाएंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आप इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई जी? इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। मतलब यार, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली कैलकुलेटर बट ऑल्सो मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को वो आगे बढ़ा सकता है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को वह आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताओ। सर कंप्यूटर कोई आम वो नहीं है, आप इससे केवल, इसमें जो लिखा हुआ है केवल गणक ही नहीं है, यह सिर्फ गणक ही नहीं है बल्कि यह सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। किस प्रकार की सूचना को यह संशोधित कर सकता है? तो कहने की बात है जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, ठीक है, कि भाई किस प्रकार का डेटा प्रोसेस कर सकता है? बोथ, दोनों प्रकार का डेटा प्रोसेस कर सकता है। ये गणितीय मैथमेटिकल डेटा, नॉन मैथमेटिकल डेटा, दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, तभी ये कंप्यूटर कहलाता है। दोनों डेटा प्रोसेस कर सकता है। सर जी क्या ये मार्केटिंग कर सकता है? नहीं सर, मार्केटिंग इज द पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग का हिस्सा होता है। नेटवर्किंग का एक फीचर है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? विच फीचर आर नॉट फाउंड इन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ऑल कंपोनेंट वर्क ऑटोमेटिकली। मल्टीपल मेथड आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इट वर्क विद लो स्पीड एंड इनएक्यूरेसी। ठीक है, द मेमोरी स्टोरेज इज लो कॉस्ट। तो फटाफट आपको बतानी है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो कंप्यूटर में नहीं पाई जाती। फटाफट बताओ। लल्लू भी इसका आंसर दे देगा, कोई लल्लू से लल्लू भी होगा वो इसका आंसर दे देगा। ठीक है, आप अपनी महिला मित्र से भी पूछ के देख लेना, वो भी आंसर दे देंगे बगैर पढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, फटाफट बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, तो हमें पता लगता है सर यहां जो आपको देखने को मिलता है, सर कम गति और अशुद्धता के साथ काम करता है। इट वर्क विद लो स्पीड एंड इनएक्यूरेसी। क्या संभव है? नहीं बच्चे, ये तेज काम करता है। इट वर्क विद हाई स्पीड, ये हाई स्पीड के साथ काम करता है, और ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है। एक्यूरेसी के साथ आपका काम करता है, हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आपका ये काम करता है, तो याद रखना। तो ये विशेषता नहीं पाई जाती पूछे तो ये नहीं पाई जाती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। एक राजा नाम का कह रहा है महिला मित्र पढ़ी लिखी नहीं है। ओफो, यहां पे आप देखिए, बताइए इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसको हम किस तरीके से जानते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसको हम किस तरीके से ना जानते हैं? फटाफट बताइए। फटाफट बताओ। देखो जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसको हम डायरेक्टली एक शब्द देना चाहें तो स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग बोल सकते हैं। स्ट्रिंग बोल सकते हैं, क्या बोलते थे इसको? स्ट्रिंग बोल देते हैं। स्ट्रिंग आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। मुझे आती है इसलिए मैं बता रहा हूं। बट अगर हम इसको डेटा के प्रोसेस करें तो ये कितने हिस्सों में टूटेगा? नंबर्स और अल्फाबेटिकल करेक्टर्स, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर्स मिलकर ही स्ट्रिंग बनाते हैं। इसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं और यही मिला के आपकी स्ट्रिंग बनाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, एकदम लल्लू सवाल था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
आपसे पूछा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं सीपीयू, सीपीयू के अंदर कौन सा ऐसा है जो उसका खंड है, कौन सा ऐसा है जो आपको उसका खंड देखने को मिलता है, सीपीयू का खंड आपका कौन सा है? बहुत आसान, बेहद लल्लू सवाल है आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्या आपको देखने को मिलता है। यार आपको आसानी से पता लग रहा है, अभी मैंने बताया था कि सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है, सीपीयू में 3 हिस्से होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले आपको पता लगता है कि सर जी, सर सिंटेक्स बना के दिखाओ। ओहो, मैं किस चीज का बताऊं? हेलो वर्ल्ड का, किस चीज का सिंटेक्स बनाऊं बताइए, किस लैंग्वेज में बनाऊं? पीएचपी में बनाऊं या पाइथन में बनाऊं या जावा में बनाऊं या सी में बनाऊं या सी शार्प में बनाऊं? इवन सी शार्प अगर आपको नहीं पता है तो इसको सी शार्प बोलते हैं। ठीक है, तो सी शार्प में बनाऊं, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहोगे मैं उसमें लिख दूंगा। और बताओ, अगर मैं बात करूं इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपको देखने को मिलता है, लॉजिक यूनिट देखने को मिलता है जो आपका हिस्सा है किसका? सीपीयू का। बच्चे कंट्रोल यूनिट जरूर हिस्सा, लेकिन फ्लो कंट्रोल यूनिट इसका हिस्सा नहीं है, फ्लो कंट्रोल यूनिट इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कच्चे तथा यानी रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि फिलअप के साथ डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। फिलअप रेफर्स टू द रॉ फैक्ट व्हाइल दिस मेक्स डेटा मीनिंगफुल। बताइए क्या है, क्या आपका कच्चा डेटा क्या है और आपका पक्का डेटा क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, बिना परेशानी के यहां पर बात करते हैं, क्या इसको कहेंगे? सर सी प्लस प्लस में बनाइए। सी प्लस प्लस, ये यार ये कोई प्राइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्राइम लैंग्वेज है पाइथन है, सी शार्प है, ठीक है, दे आर प्राइम लैंग्वेज। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सर सूचना, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग नहीं बन सकती। पहली बात तो हमें यह बताना है कि भैया फिलअप रेफर्स टू अ रॉ फैक्ट। क्या रॉ फैक्ट होता है? सर डेटा इज ए रॉ फैक्ट, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट होता है। इसमें अलू जलूल बहुत सारी जानकारियां हैं, अलूल जलूल बहुत सारी जानकारियां। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके दिखाऊं, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि एक महिला ने अच्छे वस्त्र पहने, महिला ने अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे वस्त्र पहने, ओके पहने, ठीक है। चलिए, महिला के द्वारा, ये अब तुम देखना, महिला के द्वारा जेब में या फिर अपने पर्स में 2000 रुपए रखे गए, 2000 रखे गए। महिला के द्वारा फोन करके किसी को सूचना दी गई, महिला द्वारा कहीं सूचना दी गई, महिला द्वारा किसी को सूचना दी गई, किसी को सूचना दी गई, सूचना दी गई, ठीक है। चलिए, महिला वापस शाम को घर आई, घर आई, ठीक है। चलिए अपने एरिया से, महिला अपने एरिया से 7 किलोमीटर के दायरे में थी, 7 किलोमीटर के दायरे में थी, दायरे में थी। ये क्या है? दिस इज डेटा, डेटा है ये, डेटा, दिस इज डेटा। आपके सामने इतनी सारी बातें जो पता लगी, सर ये हो जाएगा डेटा, दिस इज डेटा। ये रॉ डेटा है, इसमें हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा, टुकड़े हैं, अलग अलग टूटे हुए हैं। कंप्यूटर को हमने इसको सारा दिया, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके बताएगा। महिला बाहर घूमने गई थी, इससे हमें इंफॉर्मेशन जो हमें मिली, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? महिला जो है वो मित्र से मिलने गई थी, कि महिला मित्र से मिलने गई थी, एक डेटा है। मित्र से मिलने गई, एक डेटा है, मिलने गई। हो सकता है महिला बाजार भी गई हो सकता है कि महिला मित्र से मिलने चल के महिला बाजार भी गई हो, तो ये भी हो सकता है। दिस इज इंफॉर्मेशन। इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके हमने क्या करा? सर हमने इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो यहां तक तो ये डेटा था, यहां जाके इंफॉर्मेशन बन गई। तो टूटे फूटे डेटा को एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए आपको पता लगेगा कि इंफॉर्मेशन बन जाएगी, राइट। तो अब ऐसे बिल्कुल ही इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये बढ़िया नहीं है ना। हाँ, तो यहां पे मैंने पूरा बताया आपको किस तरीके से डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। तो डेटा क्या होता है? डेटा टूटा फूटा होता है, एक रॉ फैक्ट होता है, जबकि वो होता है मीनिंगफुल बात बताता है, मीनिंगफुल बात है। आगे बढ़ते हैं। समोसा भी ठूसा, ऐसा कह रहा है क्लास में एक एक्स्ट्रा टाइम नाम का बच्चा, कह रहा है कि सर समोसा भी ठूसा था। अब मैं क्या करूं इस बालक का, बताइए। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुवादित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसको किस रूप में जाना जाता है? फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताओ।
ट्रांसलेटिंग वर्ड्स, sound, image, and such action into a format that people can understand and the system can process is known as. मतलब ऐसा क्या डेटा होगा जिसको सिस्टम प्रोसेस कर पाए, ऐसा क्या सिस्टम होगा जिसको जो कंप्यूटर है वो आपका प्रोसेस कर पाए, बताइए। हाँ, टॉपिक वाइज थ्योरी करा दूंगा भाई मैं राजेश, खुल के खेलना है, कंप्यूटर आपको कंप्लीटली यहां मिल जाएगा। वाई ओनली महिला? क्योंकि पुरुषों के पास 2000 रुपए ही नहीं है, पुरुष अभी बेरोजगार है, पुरुष के पास 2000 रुपए नहीं है, इसलिए महिला को वहां मदद करनी पड़ी। अगर मैं यहां पे बात बताऊं, सर दे आर नॉट डिवाइस रीडर्स, सर दे आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को, यानी आपने कुछ शब्द टाइप करे, आपने कुछ उनको आवाज दी, आपने कुछ उनको इमेज दिखाई, उन इमेज को देखकर गूगल लेंस का यूज करके आपने इमेज को फॉरवर्ड करा अपने सिस्टम में, साउंड उनको बोल के बताया, हाँ ऐसे ऐसे वर्ड आपने लिख के बताए। सच एक्शंस को इस तरीके से फॉर्मेट किया गया ताकि पीपल ने उसको समझा और सिस्टम ने उसको प्रोसेस कर दिया। बाबू, सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए हमें इनपुट देना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, इनपुट क्या है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट रेफर्स टू। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, या ई यानी सी और डी दोनों। फटाफट बताएंगे क्या इसके अंदर आंसर होगा, आंसर बताइए। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट, अच्छा इनपुट का मतलब पूछा है, देयर इज आस्किंग अबाउट इनपुट, व्हाट इज द मीनिंग बाय इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब क्या है? अरे पढ़ सकते हो भाई विपिन, तब पुरुषों की घोर बेइज्जती हो गई है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष इस क्लास के बाद अपनी जॉब प्राप्त करेंगे और वो उन महिला को जरूर घुमाने लेके जाएंगे, उनको एक वॉच देंगे, किस कंपनी की, मजराटी कंपनी की वॉच देंगे वो उनको। आगे बढ़ते हैं। यहां पे है डेटा और जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है बच्चे, ये आपका इनपुट होता है। इनपुट के बारे में ही पूछा गया था, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट। सी नॉट ई, ई नहीं हो सकता, सी और डी। ये कैसे होगा? डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर। नो, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं होगा, वो तो ट्रांसफर है, पहले से वो इनपुट हो चुका है, तभी तो ट्रांसमिशन कर रहे हो आप। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर में होते हैं। यहां पर जितना भी आपको देखने को मिलता है और लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, जितनी भी आपकी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। ये बैंक पीओ का सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बैंक पीओ। आप ये समझ लीजिए बैंक में अधिकारी बन जाओगे आप इसको, इस सवाल को करने के बाद आप मेरी नजरों में बैंक के अधिकारी हो। ठीक है, मुझे तुम बता रहे हो नहीं बता रहे, ये बताओ। सर जितनी भी होती है, वैसे तो जो जितनी भी आपकी गणितीय कैलकुलेशन है वो एएलयू में होती है, जितनी भी आपकी लॉजिकल है वो आपकी सीयू में होती है, कंट्रोल यूनिट में होती है। इसके साथ अगर हम रजिस्टर भी मिला लें, रजिस्टर्स आपके केवल दायरे होते हैं, रजिस्टर्स को भी मिला लें तो मर्ज होके क्या कहलाएगा सर? मर्ज होके कहलाएगा सीपीयू, दैट वुड बी कॉल्ड एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका कहलाएगा सी इज द आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का समूह क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का समूह क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहेंगे? इनपुट है, आउटपुट है, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? बहुत आसान महालल्लू सवाल, फिर से बहुत आसान सवाल आ रहे हैं अभी, इसके बाद आपके अच्छे सवाल आएंगे जब नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी में स्टार्ट होगा। यार इसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम तीन ही चीजों से मिलकर बना होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस। दो तरीके के डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट और आउटपुट को पेरिफेरली बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर अब बी क्यों होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का क्या मतलब है? इसका आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़िए, डी होगा इसका आंसर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। ये बहुत बढ़िया काम है, इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आप इसका सवाल का जवाब जान पाएंगे। ठीक है, बताइए
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन बाय द कंप्यूटर? कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता? कंप्यूटर के द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता? बताओ फटाफट से। देखो यार, कंप्यूटर के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता वो समझिए। सर कंप्यूटर के द्वारा इनपुटिंग नहीं की जा सकती। इनपुट किसके द्वारा की जाती है? दिस इज बाय द यूजर। यूजर उसको इनपुट देगा कि भाई चल जा, इनपुट देगा कि इस डेटा को प्रोसेस करना है। तो जो डेटा किसके द्वारा दिया जाएगा? डेटा जो दिया जाएगा वह आपका यूजर के द्वारा दिया जाएगा, इनपुटिंग। सर इसमें अंडरस्टैंडिंग भी इसके द्वारा नहीं की जाती। दरअसल अंडरस्टैंडिंग को ही हम जानते हैं किस तरीके से? कंपाइलेशन के तरीके से। अंडरस्टैंडिंग को आप कंपाइलेशन समझ सकते हैं या प्रोसेसिंग समझ सकते हैं। इसको कंपाइलेशन आप समझ लीजिए और इसको प्रोसेसिंग समझ लीजिए। प्रोसेसिंग समझ लीजिए या लॉजिकली प्रोसेसिंग इसको समझ लीजिए। बट इनपुट कैसे दे देगा मुझे ये समझ में नहीं आ रही। इनपुट आप कंप्यूटर से इनपुट कैसे दिला दोगे? अगर कंप्यूटर इनपुट भी खुद दे दे और आउटपुट भी खुद दे दे तो हमारी जरूरत क्या है? हम कर क्या रहे हैं फिर? सिर्फ बिजली का बिल दे रहे हैं क्या हम? आप खुद सोचो, अगर कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट दोनों काम खुद कर देगा तो हम क्या करें? हम बिजली का बिल दें खाली? खुद ही कर देगा फिर वो, है? बात तो समझो। तो बात को आगे बढ़ाइए। देखिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग आपकी सीपीयू में होती है। बात खत्म हुई। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। राइट, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। यहां तक हमने बात की किसकी? सर यहां तक हमारे द्वारा जो बात की गई थी वो केवल और केवल इस बारे में की गई कि किस प्रकार से आपको कंप्यूटर देखने को मिला। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, है जी। चलिए ओके, हेडिंग डालते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम श्रेणी कंप्यूटर में हुआ था उसको हमने क्या कहा था? द कंप्यूटर दैट वॉज बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वह किस प्रकार का कंप्यूटर था? जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर था जिसका आकार लगभग एक पूरे कमरे के बराबर हुआ करता था, उसको हम किस प्रकार का कंप्यूटर बोलते थे? एक पूरे कमरे के आकार का कंप्यूटर था, याद रखिए। हरियाणा तो राम राम, राम राम लाडले माल, क्या हाल है? एक कह रहा है वैक्यूम सेकंड में ट्रांस, अरे हाँ मान जाओ यहां आ जाओ। दे आर नोन एज मैकेनिकल कंप्यूटर। जो ऐसे कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले बनाए गए उन सभी को हम मैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हैं। इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा। किसको बोलेंगे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं मॉडर्न कंप्यूटर के हेड कौन होंगे या फाउंडर कौन होंगे? दैट इज एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स एलन ट्यूरिंग होंगे। दे वर नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दे वर मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन, देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन पहले मैकेनिकल थे। आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? देखो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर आपके किस प्रकार के कंप्यूटर हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे बताइए एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डेटे पर कार्य करते हैं। डिवाइस दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी डेटा। ओके, ये अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। हाई लेवल अर्थमेटिकल लैंग्वेज नहीं सर, ये फोर्टेन होते हैं। फोर्टेन नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कोबेल होती है ना, कोबेल। ठीक है, अरे नाम याद नहीं आ रहा, कोबेल होती है वैसे। ओके, निम्न स्तर पर संप्रेषण कम्युनिकेशन करता है एनालॉग कंप्यूटर, या ये सभी इनमें से कोई नहीं? आपका क्या लगता है आपको एनालॉग कंप्यूटर क्या होता होगा? क्या होता होगा एनालॉग कंप्यूटर? देखो अब मुझे पहले ये बताइए व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है जो कंप्यूटर समझ पाए? तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल मुझे बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम है उसका? कोबेल करके नाम था ना उसका, बताइए। अच्छा इस सवाल का जवाब मैं बताऊं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वह एक ऐसी भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर काम करते हैं। अ डिवाइस दैट वर्क ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटीज पे काम कर रहे होते हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। दे नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। फटाफट मुझे बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बताइए समझ में आया आपको?
आगे बढ़िए। नहीं, अच्छा वो मैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन में फोर्ट्रान पे पहुंच गया था। ओके, कुबेल नहीं, कुबेल पास्कल जावा, पास्कल नहीं है, आप समझिए। हाई लेवल अर्थमेटिकल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है सर, दैट इज रूबी, पाइथन, जावा, सी शार्प, ये आपको देखने को मिल जाती है, राइट, ये आपको देखने को मिलता है। कोबॉल आपका अलग है, ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेज है। कोबॉल मैंने गलत बोल दिया था। कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है? पर्सनल कंप्यूटर आप किसको कहेंगे? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादक में वृद्धि कर सके। ओके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, या ये सभी। तो आपसे पूछा है कि पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आपको बताने, पर्सनल कंप्यूटर आप किसको कहेंगे? व्हाट विल बी नो एज पर्सनल कंप्यूटर? क्या होगा पर्सनल कंप्यूटर? सी प्लस प्लस भी होती है, हाँ, ठीक है, चलिए। सर आप तो बात ही नहीं करते। दरअसल ही मैं आप सिलेक्शन कराता हूँ, मैं बात कम करता हूँ, सिलेक्शन ज्यादा कराता हूँ। क्या क्या कहते हो आरती भाई? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, अगर हम बात करते हैं नन ऑफ दीस, नहीं, अगर हम बात करते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आपसे सवाल बनेगा, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, तो समझिएगा, पर्सनल कंप्यूटर हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादक में वृद्धि कर सके, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। द बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अगले सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। हाँ भाई, कोई नहीं, कोई नहीं, देयर इज जस्ट अ कॉल, देयर जस्ट अ कॉल। आगे बढ़ते हैं। सर का कॉल था, वो कह रहे थे कि कंप्यूटर का कैसे भैया खत्म ही करके मानेगा, मगर सर कंप्यूटर को छोड़ेंगे थोड़ी। चलिए, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आप मुझे बताइए कि क्या इसका जो है फायदा आपको देखने को मिला कंप्यूटर का, जो ऐसा कंप्यूटर आपको देखने को मिला जो फिफ्थ जनरेशन में आपको देखने को मिलता है। सर देखिए, जो कृत्रिम नॉलेज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको इसमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूं किससे क्या चीज बनती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपके कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन की आपकी बात की जाएगी, फर्स्ट जनरेशन की बात की जाएगी, तो इसका बताइए। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर आपको देखने को मिले उनको हम क्या कहेंगे? पहली जनरेशन के कंप्यूटर। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर वो थे जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब आपको देखने को मिलती थी, वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलती थी, और जो मेमोरी होती थी वो जो मैग्नेटिक ड्रम में हुआ करती थी। सेकंड जनरेशन जब स्टार्ट हुई, इसमें सेकंड जनरेशन जो स्टार्ट हुई, फटाफट बताइए इसके अंदर क्या चीज आई? सर सेकंड जनरेशन के अंदर आपके क्या आते हैं? अरे बताओ ना भाई, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है और फोर्थ में क्या आता है? थर्ड जनरेशन में बताइए क्या आता है, जनरेशन में क्या आता है, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है बताइए, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, जनरेशन में क्या आता है, और फिफ्थ जनरेशन में आपका क्या आता है, फिफ्थ जनरेशन में आपका क्या आता है, जनरेशन में आपका क्या आता है, ये आपको बताना है। फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ जनरेशन में क्या आएगा, इसके बारे में संपूर्णतः बताइए। देखो, पहले में आपकी वैक्यूम ट्यूब देखने को मिली है, पहले में क्या देखने को मिला, वैक्यूम ट्यूब देखने को मिल रही है। सेकंड में ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे सेकंड जनरेशन में।
थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आईसी देखने को मिल जाएंगे, यहां आपको यूएलएसआई देखने को मिल जाएंगे, और यहां वीएलएसआई आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, कोई मेरे ख्याल से इसमें परेशानी आपको नहीं हुई होगी, और इसमें कृत्रिम बुद्धि भी आपको पांचवी जनरेशन में देखने को मिली है। ठीक है, पांचवी जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। आई गेस कि आपको कोई समस्या यहां तक नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, ये वीएलएसआई यहां होगा, यूएलएसआई यहां होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। ये लीजिए अगला सवाल। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, यात्रा करने के लिए कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं सर? दे आर नोन एज लैपटॉप। ऐसे कंप्यूटर जो यात्रा करने के लिए पोर्टेबल है, कहीं से लेकर कहीं तक भी जा सकते हैं, उनको अपन लैपटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम लैपटॉप की तरीके से जानते हैं। उनको किस तरीके से जानते हैं? लैपटॉप की तरीके से जानते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अगर आप आईसी चिप्स को बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा किस मटेरियल की जरूरत होगी? सबसे ज्यादा किस मटेरियल की जरूरत होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किस मटेरियल की जरूरत होती है? सर, यहां पे इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा बनते हैं आपके बेंगलुरु में। बेंगलुरु को कहा जाता है द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां पर आपके सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिलिकॉन। वो सिलिकॉन के होते हैं। सिलिकॉन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है जब इस प्रकार के डिवाइसेस को बनाया जाता है। तो ये जो इसका होता है ना, जो बोर्ड होता है, जो ग्रीन बोर्ड होता है, वो सिलिकॉन मेड होता है, सिलिकॉन मेड होता है। ठीक है, याद रखना। बैकलाइट बोर्ड भी बनने शुरू हो गए हैं आजकल, तो खैर बैकलाइट भी बनने लगा है, बट याद रखना। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था? शुरुआती तौर पर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग देखने को नहीं मिलती थी। ये आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब किताब है। पहले जैसे मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब हुई, सेकंड के अंदर आपके ट्रांजिस्टर, तीसरे के अंदर आपकी आईसी शुरू हुई, चौथे के अंदर वीएलएसआई, पांचवी के अंदर आपके यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है कि इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कब किया गया था? सर याद रखना, एक से भले दो, लेकिन दो आदमी मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, केवल दो काम कर सकते हैं, क्योंकि एक दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब तीन होंगे ना भाई साहब, वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो तीन का मतलब है थर्ड जनरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपको यहां पे क्या कर सकते हैं? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन मल्टी प्रोग्राम? तो थर्ड जनरेशन भाई मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी कर सकती है। तो तीसरी जनरेशन के बारे में याद रखना, यहीं से मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। बढ़िया सवाल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स, ठीक है, आपसे पूछा गया वेयर वॉज द मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप्ड? जो आपकी मल्टिक्स आपके ऑपरेटर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि यह सिस्टम कहां बनाया गया था। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा सवाल है, सवाल बहुत बढ़िया है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बनाया गया था, वो कहां बनाया गया था? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहां बनाया गया था, इसके बारे में मुझे बताइए। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहां बनाया गया था? तो आप बताएंगे कि सर मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था। बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था। कहां? बेल लेबोरेटरी में बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह सवाल आपको बहुत बार बनता है। ठीक है, यह सवाल आपका बहुत बार बनता है, इसके बारे में आप याद रखना। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह बात आप याद रखना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। सर कब बना था? एक बच्चा कह रहा है कब बना था। यार ये बना तो 1964 में था, चला ये सन 2000 तक था, तो काफी लंबे टाइम तक चला था। 1964 में बना था, 1964 में, और चला है सन 2000 तक, तो काफी अच्छा खासा ही चला था, काफी फेमस भी रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? यहां पे आपको पता लगा, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था दैट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर। वो मैकेनिकल कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो बेबेज भाई का कंप्यूटर कौन सा था? वो आपका बेबेज भाई का कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, दैट वाज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। बताइए। ठीक है, चलो चलो चलो, इनका नाम बताइए क्या था? जो नाम आपको देखने को मिलता है, वो नाम आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, बिना परेशानी की बात बताइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मेड बाय द चार्ल्स बेबेज? फटाफट बताइए भाई, इसके अंदर है ही नहीं, नन ऑफ दीज होगा नन ऑफ दीज होगा। दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन उसको कहा जाता था, एनालिटिकल इंजन उसको कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको? एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। 100% सी। चलो ये कुछ नहीं था, एनालिटिकल इंजन बोलते थे। इसमें है ही नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दीज भी तो दे रखा था, ये भी तो चुन सकते थे तुम। नहीं, पंच कार्ड मशीन कैसे हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, आगे बढ़िए। पंच कार्ड क्यों हो जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो पहले सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर आपका बना था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पहला सुपर कंप्यूटर आपका कब बना था, इसके बारे में बताइए। नाम भी उसका बताना होगा आपको। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। नाम भी बताना होगा इसका, आंसर तो बताना है, नाम भी इसका बताना होगा। ठीक है, चलो देखो, इसमें ऑप्शन नहीं है। सीडीसी 6600 था, सीडीसी 6600 था, सीडीसी 6600 था, जो आपको देखने को मिल जाएगा 1964 में। सीडीसी 6600 आपको देखने को मिल जाएगा 1964 में, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका सीडीसी 6600 था, जो 1964 में बना था। राइट, इसके हिसाब से यार 1976 के साथ भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर भी हैं, सुपर कंप्यूटर है जो 1966 में भी आपको देखने, 1976 में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंटियर जो बनता है ना, फ्रंटियर यूएसए के द्वारा 1978 में बनता है, बट यार सीडीसी 6600 1964 ज्यादा सही है, मुझे भी उपयुक्त लगता है कि सीडीसी 6600 आप याद रखेंगे। यहां पर जो बना था दैट वाज क्रेवन, वो क्रेवन था, क्रेवन था वो। लेकिन यार उससे पहले वो बन चुका था, तो उसको आप ज्यादा मान्यता देंगे, ये क्रेवन था। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? जो आपकी टेली प्रोसेसिंग होती है, टाइम शेयरिंग होती है कि कुछ टाइम उसको या कुछ टाइम उसको, ये आपका कब किया गया? टाइम शेयरिंग का यूज, टाइम शेयरिंग का यूज आपका कब किया गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। फटाफट से बता दीजिए किसमें आपका यूज होगा, फटाफट बताओ। आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आज क्लास को, क्या हुआ ऐसा? कुछ तो ऐसी बात होगी जो लाइक नहीं कर पा रहे हो। देखो यार, बात करूं अगर मैं टाइम शेयरिंग और टेली प्रोसेसिंग की बात अगर मैं करता हूं, ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, बाद में चल के यही अपडेट होकर दिस बिकेम अपडेटेड, दिस बिकेम अपडेटेड, दिस बिकेम अपडेटेड, ये अपडेट हो गया। और अपडेट होने के बाद यही क्या बन गया सर? यही अपडेट होने के बाद बन गया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इसमें होने लगी, यही अपडेट हुआ और ये मल्टी प्रोसेसिंग बन गया। राइट, थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। आगे बढ़िए, गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? अबैकस कब बना था? अबैकस कब बना था, किस देश में बना था? अबैकस के बारे में पूछा जा रहा है कि अबैकस कब बना, किस देश में बना, दोनों के बारे में आप बताएंगे। अबैकस कब बना और किस देश में बना था? अबैकस के बारे में पूछा जाएगा कि अबैकस कब बना और किस देश में बना। फटाफट बता दीजिए कब बना था। अगर मैंने बता दिया तो चौंक जाओगे यार, ये 200 दो 300 2-3 हजार साल पहले बना था, 2-3 हजार साल पहले बना था। ठीक है, याद रखिए 2-3 हजार साल पहले बना था, दैट वाज इन चाइना। तो अबैकस एक सिस्टम होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ काउंट बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ काउंटिंग, इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? सिस्टम ऑफ काउंटिंग इसको बोला जाता है, सिस्टम ऑफ काउंटिंग इसको बोला जाता है, जिसको हम अबैकस बोलते हैं, जो कि चाइना में आपको देखने को मिलता है, सिस्टम ऑफ काउंटिंग नोन एज अबैकस। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है ऐसा जो टेलीविजन के लेवल का होता है?
टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है जो टेलीविजन के आकार का होता है? फटाफट बताइए, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर आपको कौन सा देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। सर, इस प्रकार के कंप्यूटर को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर, इसको बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मैक्रो बड़े कंप्यूटर होते हैं, मैक्रो कंप्यूटर बड़े होते हैं, माइक्रो होता है वो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? जो पहला आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, तो पहला अंकीय कंप्यूटर जो था, इसके ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान आपको किसका देखने को मिलता है? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सर, एनालिटिकल इंजन ही था। अगर एनालिटिकल इंजन नहीं बना होता तो पूरा कंप्यूटर कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। तो एनालिटिकल इंजन बनाने वाले व्यक्ति को ही बहुत ज्यादा योगदान इसमें दिया जाता है। तो एनालिटिकल इंजन इज द आंसर। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? सो दैट वाज बाय द चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? जो मॉडर्न कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा, ये किस ईयर में खोजा गया? पहले मॉडर्न कंप्यूटर के इन्वेंशन की बात करते हैं, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाएगी, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर की बात आपसे पूछी जाएगी, तो आप याद रखेंगे किस ईयर में आया था, किस ईयर में आया था और कौन सा था? फटाफट। सो दैट वाज एनियाक, एनियाक था वो, एनियाक। ठीक है, दैट वाज एनियाक। 1945 में बन गया था, 46 में रिलीज हुआ था। 1945 में बन गया था और 46 में आपका रिलीज हुआ था। एनियाक इसको बोला जाएगा, एनियाक। एनियाक 1945 में बना था और 1946 में रिलीज हुआ था। रिलीज कब हुआ था? रिलीज इन 1946। रिलीज होता है कब? 1946 में रिलीज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सही तो है। जब रिलीज 1946 में, तो सीधी बात हो जाएगी 1946 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1946 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस हमें देखने को मिलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये आपका इजीएस्ट चैप्टर होता है, ये इजीएस्ट चैप्टर आपका होता है पूरे कंप्यूटर में। इससे आसान चैप्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा, इजीएस्ट चैप्टर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फटाफट बात करते हैं इजीएस्ट चैप्टर क्यों है ये। इसका आंसर आप यूं ही बता सकते हैं, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए, कर्सर की स्क्रीन के नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी के लिए। तो फटाफट आप बताएंगे कि टैब कुंजी जो होती है उसका प्रयोग किस कारण से होता है, उसके बारे में बताइए कि टैब कुंजी का प्रयोग किस कारण से होता है। फटाफट बताओ सर। टैब कुंजी का यूज होता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। टू इंडेंट है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को स्टार्ट करना है तो टैब को हम कर लेंगे, पूरा पैराग्राफ को जंप कर जाता है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को जंप कर जाता है। टेक्स्ट की पंक्ति को आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? आप जैसे मान के चलो यहां पर आपका कर्सर है, आपको पहले वाले पे जाना है, यहां जाना है, तो कौन सी की दबाओगे? सर यहां पे आने के लिए आप सीधा होम, हाँ ठीक है, कहीं पर भी आप हैं पूरे सिस्टम में, टॉप पे आने के लिए होम दबाया जाएगा। कौन सा दबाया जाएगा? होम दबाया जाएगा, होम ही दबाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिले होम की, आपको देखने को मिलते हैं यहां पर होम दबाया जाता है, होम दबाया जाता है, तो होम के बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पूछा है कि क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस आपके कौन से? सर कीबोर्ड और माउस सबसे इजी लेवल के आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? सर मॉनिटर का यूज होता है। अगर आप कुछ भी आउटपुट देखना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप मॉनिटर का यूज कर लें, बेस्ट है कि आप मॉनिटर का यूज कर लें, सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू, प्रिंटर तो खैर आउटपुट है, पर ये सारी क्रियाएं नहीं दिखा सकता, बाकी सब इनपुट है। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? कौन सा एक माउस है? मैकेनिकल जनरल ये नहीं होता, ऑप्टिकल मैकेनिकल यही होता है। ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। पहले मैकेनिकल माउस होते थे, नीचे गोला होता था उसमें, ठीक है, वो घूमता था पहले। इंगलबर्ट के द्वारा और डगलस माउस के द्वारा बनाया गया था ये। डगलस सी एंगलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो इसमें पूछा गया है
कि भाई माउस का जो आविष्कार है वो किस वर्ष में किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है किस वर्ष में किया गया है। याद रखना 6464 यानी 64 में डगलस इंगरबर्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 64 में। अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू यह किया जा सकता है। और कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। यह आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हुआ, इसको आपको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की क्लास बहुत कामयाब क्लास रही है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के बाकी के जो भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं, इस सारे चैप्टर को मैं इसी माध्यम से कंप्लीट कर दूं। ये सारे चैप्टर्स जो हैं, इन सभी चैप्टर्स को अगर मैं कंप्लीट करूं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया, जनरेशन किया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बात नहीं हुई है, आगे करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें एक आसान चैप्टर डाल दिया था, इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल डिवाइस वाला चैप्टर डाल दिया था। तो अब बात यह है कि इसके अंतर्गत डे 4 तो आज हो गया, कल डे 5 होगा, रेगुलरली 30 दिन ये चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कल इसका पार्ट 2 आए तो जरूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर से आंसर में बताना। आज के लिए इतना ही रहेगा। क्लास लाइक कर देना। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।